नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है भारत लोक की इस चर्चा में। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो गई है कि आखिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या चाहती है। आज 2 खबर ऐसे आई कांग्रेस की ओर से जिसको लेकर ये चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको साहब मौजूद हैं। ये आज के हमारे मेहमान हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं खबर विस्तार से बता देता हूं कि आज सुबह तड़के राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। हाथरस में जो 2020 में एक गैंगरेप केस हुआ था जिसमें एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, उसके परिवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। और जब राहुल गांधी एकदम से हाथरस पहुंचे उसके बाद चर्चाएं होने लगी कि आखिर राहुल गांधी ने अचानक हाथरस जाने का प्लान क्यों किया। कुछ खबरें ये बता रही हैं कि जो पीड़ित परिवार है हाथरस का, उसने जुलाई 2024 में एक चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी थी, अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। लेकिन राहुल गांधी अब 4 महीने बाद 5 महीने बाद वहां पर गए हैं। और साथ ही साथ दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसमें लेके ये ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी तमाम उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर। अब ये चर्चा करना यहाँ पर अहम हो जाता है कि ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में बनकर उभरी और सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, जिस तरीके से बयानबाजी हुई और फिर राहुल गांधी संभल गए, राहुल गांधी को संभल जाने नहीं दिया गया। आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने वो राहुल गांधी पर बयानबाजी की। उसके बाद रामगोपाल यादव का बयान आया, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल अनुपम सर से है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि राहुल गांधी पहले संभल जाने की बात उन्होंने की, संभल उनको जाने नहीं दिया गया, संभल के पीड़ितों से वो परसों मिले और उसके बाद आज हाथरस पहुंच गए। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है? भाजपा से लड़ रहे हैं पहले या समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं पहले? अ, देखें, राहुल गांधी, गौरव, इस समय चारों तरफ से अंडर अटैक है। और मैं कह चारों तरफ से ही नहीं, अंदर से भी अंडर अटैक है। आ, आपने देख लिया कि किस तरह बात ममता से शुरू हुई। उन्होंने कहा नेतृत्व ठीक नहीं है, लालू भी साथ आ गए, समाजवादी पार्टी भी साथ आ गई, शरद पवार भी साथ आ गए, आ, उद्धव ठाकरे भी साथ आ गए, केजरीवाल अलग तरह से साथ आए। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हमने कांग्रेस को कोई सीट ही नहीं देनी है। बात समझिए, दो बातें। इंडिया गठबंधन का जो और नावेद भाई, इस पे मैं आपकी भी राय चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन, हालांकि मैं उसको इंडी गठबंधन कहना चाहता हूं, लेकिन वो इंडी गठबंधन कहते हैं, वो अब भाजपा का वो है। पर मेरे समझ में इंडिया में ए फॉर अलायंस है, तो अलायंस दो बार कैसे कहा जा सकता है? तो हम इसको विपक्षी गठबंधन इंडिया कहते हैं। तो जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है, वो मूलतः बेसिकली लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लोकसभा चुनाव हो गया। अब उसका क्या मतलब रह गया भाई? अब उसका कोई मतलब तो रहा नहीं। लेकिन अब जो होने वाला है वो क्या है? बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में होने हैं, फिर उत्तर प्रदेश में होने हैं, दिल्ली में होने हैं। और इनमें से कोई भी आदमी, ये जितनी आपको, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, चाहे लालू हो, चाहे अखिलेश हो, या मुलायम हो, ये सब बेसिकली, मैं हमेशा कहता हूं कि सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सैयद कासिम साहब को पसंद है ये जुमला, तो इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का वोट खा के ही तो मोटे हुए हैं। कांग्रेस का ही तो वोट खा के मोटे हुए हैं ये सब। तो किसी भी कीमत और किसी भी सूरत में ये कांग्रेस को अपने अपने राज्यों में खड़े नहीं होने देना चाहते। और राज्यों में खड़े होने की एक ही मतलब, देखिए, बैसाखी तो एक ही है, मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट मिल गया, कहीं 15, कहीं 18%, कहीं 20%, कहीं 25%, या बंगाल ले लीजिए तो 30%। यार मानिए, ममता बनर्जी के लिहाज से देख ले, 30% वोट हमारे साथ आ गया। अब हमें क्या करना है यार? 10-12% और वोट जोड़ना है, खेल खत्म। तो एक एक पहली बात कि जब आपको थोक में मुस्लिम वोट मिल जाता है, तो ना हिंदू वोटों की बहुत दरकार रहती है, ना बहुत दलित वोटों की दरकार रहती है, ना अगड़े वोट की दरकार रहती है, ना पिछड़े वोट की दरकार रहती है। थोड़ा थोड़ा सब जगह से आ ही जाता है, क्योंकि चंक में मिल गया मुस्लिम वोट। मेरा बार बार कहना है कि भारत
भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी जितने विपक्षी दल हैं बिना मुस्लिम वोट के 1 दर्जन सीट के मोहताज, 1 दर्जन सीट के मोहताज। तो राहुल गांधी पे जो अटैक आप देख रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि उनसे इंडिया गठबंधन उनसे छीनना है। अरे इंडिया गठबंधन लेके करेंगे क्या? हो गया ना लोकसभा चुनाव। ये राहुल के ऊपर जो अटैक है वो बेसिकली कांग्रेस के ऊपर अटैक है। और हर आदमी परेशान है कि साहब हमारे यहाँ कांग्रेस पुनर्जीवित ना हो। जब इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी बनाई थी, राहुल और अखिलेश ने, मुझे अभी तक याद है मुलायम सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव ब्लंडर कर रहे हैं, दोबारा नहीं खड़े होने देना है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। मुझे अभी तक याद है कि किस तरह उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था और अटल बिहारी बन गए थे। उन्होंने कहा ठीक है मुसलमान अभी हमसे नाराज है, फिर खुश हो जाएगा। लेकिन एक बार कांग्रेस जिंदा हो गई तो हम मुसलमान को खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुसलमानों की पहली पसंद और कोई कारण नहीं है भाई। मुसलमानों को लगता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी है, पर एक पार्टी है जिसके पीछे हम मजबूती से खड़े हो गए तो केंद्र में सत्ता बदल देगी। और इस बार मुसलमानों ने इस बात को इतना अच्छी तरह समझा कि उन्होंने बदरुद्दीन अजमल जैसे आदमी को हरा दिया। मतलब आप सोचे कि करीब करीब जो असम में वो जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, क्या धुले कहलाती है, क्या कहलाती है रमेश साहब, धुली या जो भी है, तो उस कॉन्स्टिट्युएंसी में करीब करीब 100% मुस्लिम वोट होने के बावजूद, जहां पे बदरुद्दीन अजमल 3 बार लाखों लाख वोट से चुनाव लड़े हैं, तो लाखों वोट से चुनाव जीतने वाले बदरुद्दीन अजमल को मुसलमानों ने 10.5 लाख वोट से हरा दिया। ओवैसी को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब ये बड़ा अच्छा मौका है मोदी को हटाने का 2024 में, और हम लोग सब लोग कांग्रेस के पीछे खड़े होते हैं। तो ये जो एक कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता है, ये देखिए उनका मुस्लिम वोट का कोई सगा सौतेला नहीं है, उनको बीजेपी को किनारे रखना है। तो ऐसे में जो उनका कांग्रेस से रिश्ता बनता है केंद्र में, वो राज्यों में ना बन जाए, इसकी चिंता एक है सबको। और ऐसे में राहुल गांधी इज अंडर अटैक, नॉट ओनली देयर, राहुल गांधी इज ऑल्सो अंडर अटैक विद इन द फैमिली। 20 साल से ज्यादा समय तक सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को राजनीति में नहीं आने दिया, ये जानते हुए कि राहुल सफल नहीं हो पा रहे। अंततः उनको लाना पड़ा। अब जब लाना पड़ा तो जब राहुल पे हमला हो रहा है जॉर्ज सोरोस को लेके, सोनिया पे हमला हो रहा है जॉर्ज सोरोस को लेके, तो आप वो देखिए झक मार के कांग्रेस को बचाव की कमान प्रियंका के हाथ में देनी पड़ी। अब वो जॉर्ज सोरोस का बैग लेके आई और वो आगे बोली और राहुल पीछे खड़े थे। तो अच्छा किसी गलत फहमी में मत रहिए गौरव भाई। ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कितना भी हो, गले में हाथ डालना, चूमा चाटी करना, जो भी आदमी टीम राहुल और टीम प्रियंका को देख रहा है और दोनों के बीच में जबरदस्त तकरार देख रहा है, वो समझ सकता है कि फैमिली के अंदर भी सक्सेशन की एक लड़ाई है। एक हर जगह नजर आती है, आपको लालू की फैमिली में नजर आती है, हर जगह, तो वो इनको नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी चूंकि वायनाड से आ गए हैं, साउथ उन्होंने सौंप दिया प्रियंका को, तो अब उनको पास उत्तर प्रदेश है। अब राहुल गांधी के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है कि जहां से आप सांसद हो गए हैं फिर से उत्तर प्रदेश, भले ही आप अमेठी से नहीं हुए, रायबरेली से हुए, आपको उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस को जिंदा करना है। प्लस कांग्रेस को यह भी मालूम है कि बिना यूपी के देश में बात नहीं बनती। ऐसे में वो हाथरस पहुंच गए। अब ये हाथरस एक पुराना मामला है, अब ये कुछ और बातें सामने आए तो समझ में आए। अभी तक मेरी समझ के बाहर है कि वो हाथरस क्यों का जगह है, क्योंकि अभी जब वो संभल जा रहे थे तो आपने देखा नोएडा बॉर्डर पे लोगों ने कांग्रेसियों को पीट डाला था, यार ट्रैफिक ब्लॉक करके खड़े हो। तो उनको संभल में कोई सक्सेस मिली नहीं, और अब वो हाथरस गए हैं। हाथरस में जाते हैं, अब देखिए क्या बोलते हैं, क्या चीजें सामने आती हैं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है गौरव। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना। नावेद सर, मैं आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो बयानबाजी हुई राहुल गांधी के संभल जाने के बाद, पहले कांग्रेस जो मुस्लिम वोटर है उस पे अपना दावेदारी पेश कर रही है, सपा से छीनना चाहती है, और दूसरी ओर जो दलित वोटर है, क्योंकि हाथरस में जो पीड़िता है वो दलित समाज से आती है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है उसको पूरी तरह से एक्वायर करना चाहती है, और क्या इसका नुकसान बीजेपी से ज्यादा जो विपक्षी दल है सपा और बसपा उनको हो सकता है? आज जी बिल्कुल, जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी खींचातानी और बहुत
खटपट चल रही है और कांग्रेस के और राहुल गांधी के रुख को लेकर अखिलेश यादव काफी परेशान है। उनके अंदर इस बात की घबराहट है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो रणनीति बना रही है, कोशिश करने की जो उनकी रणनीति है उसमें सफल हो या ना हो, कि राहुल गांधी यूपी में डेरा डालने जा रहे हैं। उनका कंसंट्रेशन, उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में केंद्रित होगी। उनका प्लान मुस्लिम समाज का बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक अपने हिस्से में लेना है और दलित समाज जो भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुका है, जो बसपा की निष्क्रियता से परेशान हो चुका है, उसको अपने हिस्से में लेकर उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को मजबूत करना है। एक चीज जो अनुपम भाई ने कही, पहले तो हमें किसी भी राजनीतिक विश्लेषण से पहले ये तय करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए जो सबसे बड़ा गठबंधन है इस देश का, उसके खिलाफ कौन है। विपक्षी दल क्या एक है, क्या नहीं है? क्या इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव से पहले बना था, उसका नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन, उसका एक स्वरूप तैयार हुआ था और लोकसभा की लड़ाई भी हुई थी इंडिया गठबंधन और वर्सेस एंड उसे बीजेपी से। अब देखना यह है कि क्या अब ये बिखर चुका है, खत्म हो चुका है, या ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे तमाम, उसमें ये साथ होंगे क्या नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है एक साथ, ना उसकी कोई बैठक हो रही है, ना उनका कोई कोऑर्डिनेटर है, ना इंडिया गठबंधन के लिए कोई सामूहिक रूप से कोई बयान दिया जा रहा है। आखिर इस देश के वो वोटर जो इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दलों के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जिंदा है या अब एक्सपायर हो चुका है। क्योंकि बयान तो सब अलग अलग आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ कितने दल हैं ये जाहिर हो चुका है। ममता बनर्जी का बयान आ चुका है, अबू आसिम आजमी का महाराष्ट्र से बयान आ चुका है, केजरीवाल जिस तरीके से अलग थलग अपनी एक चुनाव लड़ रहे हैं, इससे लग तो यही रहा है कि इंडिया गठबंधन अब नहीं है। और अगर नहीं है तो उनको घोषणा कर देना चाहिए, या यही घोषणा करे कि नहीं हम हैं, या कुछ चुनाव साथ में लड़ेंगे, कुछ नहीं लड़ेंगे, आगे कभी लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या इनके साथ हम हैं उनके साथ नहीं है। एक कंफ्यूज किए हुए हैं देश की जनता को विपक्षी दल, और वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि प्रवक्ताओं के बयान से अलग अलग दलों के कुछ क्लियर नहीं होता है। कई अलग अलग दलों के इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हैं जो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मिलजुल के भाजपा से मुकाबला कर रहा है, हम जीतेंगे, हमारा भविष्य अच्छा है, लेकिन आधिकारिक कोई इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई संयोजक ऐसा सामने नहीं आ रहा है जो एक न्यूज पैकेज जो नहीं बनता है कि हम एक पूरे संगठन, एक पूरे गठबंधन की तरफ से कोई बयान आए, या हमें कोई ऐसी बैठक दिखाई दे जहां पर ये सब साथ में बैठे हुए। तो पहले तो ये इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज है, और उससे ये रुख पता चल रहा है कि कांग्रेस खुद भी नहीं चाहती है कि कोई इंडिया गठबंधन जैसा स्वरूप तैयार रहे और ये सब मिलजुल के चुनाव लड़े, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो सबसे मजबूत गठबंधन लोकसभा में साबित हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की केमिस्ट्री ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उत्तर प्रदेश में पहुंचाया था। और आज की तारीख में इन्हीं दोनों दलों में सबसे ज्यादा दूरी और सबसे ज्यादा खटपट है। अगर ममता भी ये बात कहती है तो उसका कनेक्शन भी अखिलेश यादव से है, किसका नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी के बस में नहीं है, मैं कर सकती हूँ। या लालू का जो बयान आता है उससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव की बेरुखी जो कांग्रेस के साथ में है, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट है। लेकिन अब मान के ये चलिए कि इंडिया गठबंधन अलग हो गया है, कुछ दल ये कह रहे हैं, चाहे अबू आसिम आजमी कह रहे हो, चाहे ममता कह रही हो, चाहे केजरीवाल का रुख हो या अखिलेश यादव के नेताओं का, कुछ समाजवादी पार्टी का नेताओं का रुख हो, लेकिन आखिर कांग्रेस को अलग थलग कर दिया गया, ये बात तो लगभग तय हो गई है। कांग्रेस के अलावा क्या कोई थर्ड फ्रंट बन रहा है जिसमें ममता हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, लालू हो, ये सब दल अगर एक भी हो जाएंगे तो उससे अलग अलग राज्यों में भाजपा को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ना एक दूसरे को फायदा पहुंचा पाएंगे। ममता और अखिलेश यादव एक भी हों तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या ममता को फायदा होगा? ममता और अखिलेश यादव एक भी हो तो उत्तर प्रदेश में ममता क्या फायदा पहुंचाएंगे अखिलेश यादव को? इसी तरीके से बिहार में भी है।
क्या ममता फायदा पहुंचाएंगे, या अखिलेश यादव बिहार में क्या फायदा लालू को पहुंचाएंगे। तो इनकी यूनिटी जो है वो किसी काम की तो नहीं है अगर देखा जाए अलग अलग राज्यों की। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की मंशा साफ नजर आ रही है कि वो किसी का भी साथ नहीं चाहते। खासतौर से उत्तर प्रदेश में उनकी मंशा यह है कि हम अपना जनाधार बढ़ाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में रुख जो लग रहा है, जो रणनीति नजर आ रही है, जो खबरें अंदरूनी खेमे से आ रही हैं, वो विधानसभा चुनाव तक अपने को थोड़ा सा तगड़ा करने की कोशिश करेंगे और 50% का शेयर मांगेंगे। अखिलेश यादव से कह देंगे कि 50% का अगर शेयर में देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना जीरो से यहां से शुरुआत करेंगे और थोड़ा वक्त का इंतजार करेंगे। ये रुख राहुल गांधी का नजर आ रहा है। और जी राहुल गांधी को बिल्कुल। ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में जब हम सफल होंगे तभी हम राजस्थान भी जीत पाएंगे और मध्य प्रदेश भी जीत पाएंगे और देश में भी। ये बात किसी हद तक सही भी है कि उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस उजड़ी हुई है वहां उसको कहीं ना कहीं अपने नंबर्स और अपना जनाधार बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने जो कोशिश की है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों से लेकर 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए, उससे साफ पता चला है कि लोकसभा की सफलता इसलिए इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को मिल गई थी क्योंकि दलित समाज का एक वर्ग जो भाजपा और बसपा से ऊब चुका है वो आ गया था। बाकी मुस्लिम एकजुट हो गया था, वोट बट नहीं पाया था। अब जी, सवाल इस बात का है। मेरा अगला सवाल अनुपम सर से इसी बात पर जो आपने कही है कि बसपा से जो दलित समाज का वोट जो छिटक चुका है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, बसपा का वोट शेयर जो है वो बहुत कम हो गया। ऐसे में उस वोटर के ऊपर क्या समाज, जब एक साथ थे सपा और कांग्रेस, तो वो इनको मिल गया, इंडिया गठबंधन को मिल गया यूपी में, लेकिन क्या अब कांग्रेस की नजर और सपा की नजर उस वोट बैंक पर है जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से छिटक गया है? अनुपम सर, आप इस पर क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है गौरव, नजर तो उसी वोट बैंक पे रहती है ना जो आपको मिलने की उम्मीद हो। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक किसी हद तक समर वोट जा रहा है, मेजोरिटी तो जा ही रहा है। और दलित वोट बैंक किसी हद तक, मतलब किसी जमाने तक टोटल बसपा की एकदम मोनोपोली हुआ करता था। लेकिन मायावती की निष्क्रियता से, और मैं तो समझ में नहीं आती, उनकी राजनीति बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। मतलब वो खुद तो निष्क्रिय हैं ही, उन्होंने तो आकाश को भी निष्क्रिय करके छोड़ दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो वो वोट बैंक जाना है। इस बात को सबसे ज्यादा अगर कोई समझ रहा है तो चंद्रशेखर रावण समझ रहे हैं, और सबसे ज्यादा उछल कूद भी वही कर रहे हैं। किसी भी मुद्दे पे आप देखे, सबसे पहली चिट्ठी, सबसे पहला बयान, सबसे पहला ट्वीट अगर किसी का आता है तो रावण का आता है। तो और अब वो कहीं ना कहीं इस तरह की बात भी हो रही है कि साहब उनका आजम खान साहब से पैक्ट हो जाता है। जावेद भाई, आज एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका क्या नाम है, और मतलब आई वाज सो अमेज्ड उनकी बात सुन के, फखरुल हसन चांद, वो फखरुल कह रहे हसन। थे कि, हाँ, वो कह रहे थे कि जो ये आजम खान के नाम से लिखी हुई चिट्ठी है ये फर्जी है, और इसको आजम खान के साहबजादे ही फर्जी चिट्ठियां जारी करते हैं। तो ये किस साहबजादे की बात कर रहे हैं? और ये सीधे सीधे ये कह देना कि आजम खान के लड़के आजम खान के नाम से फर्जी चिट्ठी जारी करते हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब थोड़ा सा गौरव, आपकी परमिशन से मैं एक बार नावेद भाई को इस पे भी सुनना चाह रहा हूँ कि जैसे जी मैं दलित वोट पे लौट के आता हूँ, मैं दलित वोट पे आपके बिल्कुल लौट के सर, आता बिल्कुल। हूँ। लेकिन एक मिनट में जय नावेद भाई से पूछना चाहता हूँ कि भाई दलित वोट भी अकेले में नाकामयाब हो जाता है, मुस्लिम वोट अकेले में नाकामयाब है, तो हर वोट को एक वो चाहिए, जिसे कहना चाहिए सप्लीमेंट करने के लिए कि एक और वोट बैंक चाहिए। तो ऐसे में चंद्रशेखर रावण जो एक कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक पाने की, और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मायावती से छिटका दलित वोट बैंक उनके पास चला जाए। किसी हद तक भाई नगीना में तो उनको दोनों ही मिला ना, दलित भी मिला और मुस्लिम भी मिला। वो अलग बात है कि नगीना के बाहर वो आश्चर्यजनक रूप से फ्लॉप है हर जगह। तो वो तो चलिए बात की बात है। अभी ये जो आजम खान की क्या स्टोरी है, नाविद भाई आप लखनऊ में बैठे हो, हाँ जी। ये मतलब उनके लड़के के ऊपर ये आरोप समाजवादी पार्टी का कि उनका लड़का उनके नाम से फर्जी वीडियो जारी कर, फर्जी चिट्ठियां जारी कर रहा है। देखिए, इतना बड़ा दल है समाजवादी पार्टी और उसके प्रवक्ता और उस पार्टी की तरफ से आजम खान के मामले पर जो बयान आ रहे हैं ये बहुत हास्यास्पद है। और उससे ये जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी घबराई हुई है।
वो आजम खान से भी घबराई हुई है, चंद्रशेखर से भी घबराई हुई है और कांग्रेस से भी घबराई हुई है, क्योंकि इतना बचकाना बयान तो हो ही नहीं सकता। देखिए, एक हल्ला होता है, चिट्ठी जारी होती है आजम खान साहब की, और उसको जिला अध्यक्ष बाकायदा जारी करता है और उसको फेक कह दिया जाता है, उसको फर्जी कर दिया जाता है, जो उनके कंसेंट में, उनके बेटे के कंसेंट पे। अगर वो फर्जी होती तो इसका मतलब फर्जी उनका बेटा भी है, फर्जी समाजवादी पार्टी के संगठन का जिला अध्यक्ष भी है। अगर इतना बड़ा अपराध कर रहा है कोई कि फर्जी चिट्ठी आजम खान की तरफ से जारी कर रहा है, तो अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए था। सबसे पहले तो संगठन से, अपने जिला अध्यक्ष के पद से उसको निष्कासित करते, उसके खिलाफ एफआईआर करते। और दूसरी बात, अगर वो फेक होती तो उनकी बेगम, उनकी बीवी आजम खान की क्या सामने नहीं आती कि हमारे जो है वो पति के खिलाफ आपके नाम पर फर्जी चिट्ठी पूरे देश में फैलाई जा रही है? क्या उनके बेटे नहीं आते इस बात को लेकर, जबकि बेटे तो पर उसके समर्थन में बेटे पे ही तो आरोप है कि फर्जी चिट्ठी जारी कर रहा है। एक मिनट गौरव, एक मिनट रुकिएगा आप। और आई रियली वांट कि मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स इसको इसको सुने। ये पत्र जो उनके पुत्र के माध्यम से वायरल होते हैं फर्जी हैं। वो तो सीधे पुत्र पे ही आरोप लगा रहे हैं। वो आप सोचे हैं, वो तो सीधे उनके लड़के पे ही आरोप लगा रहे हैं कि वो फर्जी पत्र वायरल कर रहे हैं। भाई। मतलब व्हाट इज दिस? मतलब ये तो पागलपन है भाई। नहीं, ये तो आजम खान साहब का बड़ा अपमान है, और मैं समझता हूं कि उनके पूरे परिवार का अपमान है। उनका परिवार उस चिट्ठी को सही करार दे रहा है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है, उसको फेक नहीं कह रहा है, और वो उनके दर्द है, उसमें आजम खान का दर्द है। जो जेल में उनसे लोग मिलने जाते हैं वो बताते हैं कि उनकी बहुत सारी पीड़ाएं हैं। सिर्फ यही पीड़ा नहीं है कि वर्षों से वो जेल में पड़े, समाजवादी पार्टी ने कभी उनके खिलाफ, उनके फेवर में कोई आंदोलन नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, वो जोर लगाकर उस तरीके से उसका विरोध नहीं किया जिस तरीके से, अगर बाय द वे एक यादव परिवार में और मुलायम परिवार में अगर किसी के साथ ऐसा होता कि वो इतने लंबे अरसे तक कथित तौर से फर्जी एफआईआर में जेल होता, तो क्या समाजवादी कुनबा सड़क पे नहीं होता? खैर, उसके अलावा कितनी बार जेल में मिलने गए अखिलेश यादव। बताया जाता है कि कोई साहब मिलने गए थे, उनसे कहा कि अखिलेश यादव साहब एक सारस से मिलने 4 बार गए और मुझसे मिलने 1 बार। सारस का मसला था कि वो कोई आरिफ या आसिफ कोई पाले हुए था, तो वन प्राणी अधिनियम के तहत उसको जू में रख दिया गया, तो उसको लेकर वो इतना बेचैन हुए। ये उनका अपना पर्सनल मामला है, जाती मामला है कि वो 4 बार गए, उनके पास टाइम था, ठीक है गए, ये उनकी मर्जी थी, ये उनकी पार्टी का स्टैंड था कि सारस के लिए और आरिफ के लिए गए। लेकिन आजम खान सारस से तो ज्यादा वैल्यू रखते हैं ना, वो तो फाउंडर है समाजवादी पार्टी के ना। तो उनसे कितनी बार मिलने गए, उनके परिवार की कितनी सुध ली, ये उनका दर्द है। उन्होंने ये शब्द कहे, जो बताया जाता है, हो सकता है झूठ हो या सच हो, जो बताया जाता है कि जेल में मिलने एक व्यक्ति से उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुझसे ज्यादा अहमियत तो उनकी नजर में सारस की। दूसरी बात, उन्होंने उनकी रजामंदी के खिलाफ रामपुर में टिकट दिया मौलाना को, एक इमाम को, और वो इमाम साहब आजम खान के वो लेकर क्या बयान देते हैं। ये सारी बातें उनको कहीं ना कहीं दर्द दे रही हैं, और उन्होंने मौके का सही फायदा उठाया, और उन्होंने देखा कि जब मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी से कटने लगा है, इस उपचुनाव में ये जाहिर हो गया कि जहां 50-60% मुस्लिम आबादी है, वहां समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और रावण के मुकाबिल रावण को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को नकार दिया। ये सारी स्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं आजम खान साहब ने एक बड़ा दबाव बनाया है, और जो राहुल गांधी की जो आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, उससे भी ये जाहिर हो रहा है ना कहीं कहीं, जो कांग्रेस की पहली पसंद बसपा थी, और उन्होंने कोशिश भी लाख की, लेकिन वो नहीं बन पाया मामला। तो हो सकता है कि कोई ऐसा समीकरण हो कि कांग्रेस का समर्थन कहीं ना कहीं आजम खान साहब करें, दलित समाज को लाने की कोशिश कांग्रेस के साथ में रावण साहब करें, कोई इस तरह की केमिस्ट्री, अभी तो काफी वक्त है, कुछ बन सकता है। कुल मिलाकर जो राहुल गांधी है, उनकी सक्रियता अगर सचमुच नजर आती है, इसी तरीके से लगातार आती है, तो ये अखिलेश यादव या तो बैकफुट पे आ जाएंगे, या फिर वो 50% शेयर देने को राजी होंगे आने वाले 2-2.5 साल बाद। क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं, खबरें जो आ रही है कि उत्तर प्रदेश में यात्राएं निकालेंगे, दलित और मुस्लिम समाज पर काम करेंगे। हालांकि ये जो गए हैं, जो उनके परिवार से, उस बेटी के परिवार से मिले जिसकी हत्या हो गई थी, जिसको लेकर
भारतीय जनता पार्टी को भी काफी घेरा गया था और पॉलिटिकल मुद्दा भी बना था। ये पुराना मामला है, उसमें कोई ताजगी नहीं, जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक नेता है और वो एक पीड़िता का परिवार है मिले, लेकिन दलित समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं जो छुपी ढकी हुई हैं, उस पर कांग्रेस को काम करना चाहिए। उनकी रिसर्च टीम होना चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश में, जैसा कि दलित समाज कहता है कि कहीं ना कहीं मनुवादी मीडिया दलित समाज का दर्द नहीं दिखाती है, मनुवादी मीडिया इस बात को जाहिर नहीं करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बीच में दलित समाज के साथ सचमुच न्याय नहीं हो रहा है जिस तरीके से। तो उनको कम से कम सही मायने में कई समस्याएं होंगी, ताजी समस्याएं होंगी, उसको ढूंढे, उनको खोजे। और अगर वो उत्तर प्रदेश में डेरा दलित समाज के लिए, क्योंकि एक चीज जाहिर हो गई कि लोकसभा में सफलता मिलती है, विधानसभा में अखिलेश यादव को नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस का आकर्षण था जिससे उन्होंने उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें जीत ली थी। दलित समाज आया था, मुस्लिम समाज एकजुट हो गया था और कुछ पिछड़ा समाज भी आया था और बड़ी सफलता मिल गई थी इस गठबंधन को। तो जी अखिलेश सर। यादव तो जी सर, जमीनी संघर्ष उस तरह से नहीं। जी जी, अब मैं नहीं इसमें सर ये। गौरव गौरव भाई, जी आप जी एक जी मिनट, जो बात आपने सवाल जी पूछा था उसका भी मैं जवाब दे दूं। देखिए, इसमें दो राय नहीं कि दलित वोट परेशान है, जाए तो जाए कहाँ। मतलब चंद्रशेखर रावण की तरफ, ठीक है, वो एक दलित नेता है, उनकी तरफ जाना। अच्छा, दलित नेता ही नहीं है, उनकी राजनीति उसी अग्रेशन के साथ है जितनी किसी जमाने में मायावती की हुआ करती थी। तो वो अग्रेशन दलितों को पसंद आ रहा है और तमाम लोग जुड़े भी हैं उनसे भाई। हर शहर में, हर जिले में जुड़े हैं, हर कस्बे में जुड़े हैं। लेकिन जहां तक अखिलेश की बात है, अखिलेश अभी तक दलितों का मतलब भरोसा नहीं कायम। मैं बार बार कहता हूं, आ रहे हैं अखिलेश नारा नहीं धमकी लगने लगता है। क्योंकि अखिलेश के अपने उनके समाजवादी पार्टी के टेन्योर में दलितों पे जो एट्रोसिटीज हुई हैं और जिस तरह हुई हैं और जितनी से, देखिए, एक घटना, एक रेप हो जाना, एक मर्डर हो जाना, एक लूट हो जाना अलग बात है, वो सिस्टमैटिक तरीके से पूरे प्रदेश में होना ये एक दूसरी बात है। तो बहुत कुछ है। तो अखिलेश को तो थोड़ी दिक्कत आएगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो किसी जमाने में उसके 3 वोट बैंक हुआ करते थे, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। कांग्रेस डेफिनेटली उसी वोट बैंक को वापस प्राप्त करने की कोशिश करेगी। और अभी जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं, खासतौर से बसपा को लेकर, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी की जगह कोई वास्तव में एक जिसे मैं कहता हूं एक गो गेटर नेता होता, तो शायद ये दलित वोटों को वापस पाने का एक बहुत ही सुनहरा मौसम। जी, सर, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है। जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो दलित वोटों को लेकर सोच रही है, जैसा आपने बताया, लेकिन हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठा दिया। अब जिन बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा विपक्ष नहीं उठा रहा है, नहीं बोल रहा है, तो क्या मायावती उस मुद्दे पर बोलकर जो सवर्ण वोट है उसको अपने साथ लेना चाहती है? ये बड़ा सवाल है सर, देखिए, चिकू सर। बात सवर्ण वोट की, इससे पहले एक शिकोह साहब हैं। मैंने मायावती की राजनीति को बहुत करीब, मैंने मायावती का पहला इंटरव्यू जब किया था, वो सिर्फ एक महासचिव थी यहीं प्रयागराज में, उस समय इलाहाबाद में सर्किट हाउस में, और मेरे पास आज तक वो फ्रंट पेज पे लिया था। और वो भी उस इंटरव्यू को याद करती हैं। कई साल बाद मुलाकात थी तो उसको याद। बहरहाल, मैं एक बात कहूँ, मैडम में इतना दम तो है यार बहन जी में कि वो जो उनको ठीक लगता है वो कह देती है। उनको लगा कि भाई बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, कोई बोले, अब लोग नहीं बोलते। अच्छा, मेरी ये समझ के बाहर है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है और आप बोल देंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। अरे क्यों नाराज हो जाएगा भाई, क्यों नाराज हो जाएगा? तो मतलब अगर आप कह देंगे कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की रक्षा की जानी चाहिए, माइनॉरिटीज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आपको लगता है कि आपके यहां से मुस्लिम वोट खिसक जाएगा? तो जब तक आप इतनी इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं आएंगे, मायावती में ये तो है, उनके अंदर इतनी सिक्योरिटी तो नहीं है, और वो अपने बातों के लिए मतलब कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहती हैं। हाँ, नाविद भाई, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल। बांग्लादेश वाला मुद्दा वाकई एक बड़ा मुद्दा है और इस पर जिस तरीके से जो मुस्लिम संगठन है और जिनको कट्टर कहा जाता है, मुस्लिम परस्त कहा जाता है, देश की कई ऐसे लोग वो हैं वो वो की भी तरफ से बोले हैं, वो बयान भी आए। बोले हैं। अच्छा, वो वो भी भी बोले हैं, बोले हैं। लेकिन वो भी बोले, लेकिन जी, अखिलेश और राहुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अखिलेश और राहुल नहीं बोलेंगे, ये अजीब बात है। हाँ, अखिलेश और राहुल के लिए ये जरूर बोलना चाहिए और ये बात देश की ताकत की है। ये हमें कहीं ना कहीं चुनौती, अगर हिंदू भाइयों के साथ हमारे पड़ोसी, वो मुल्क जिसको पैदा किया है भारत ने, वहां हमारे हिंदू भाइयों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है, तो इस पर आवाज जो ना बुलंद करे, उस पर शक व शुबा तो होगा कि आपकी क्या सोच है, आप कैसे नेता हो,
आप कैसे देश दुनिया के बारे में देखते हो, कि आप किस तरीके से आपकी हिंदू समाज के बारे में क्या सोचे, ये प्रश्न तो उठता है। और हालांकि प्रियंका की तरफ से कई इस तरह के बयान और ट्वीट आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जिस तरह से मुखर होके सामने आना चाहिए इस विषय के बारे में, वो उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस तरह के सवाल विपक्ष पे जरूर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां के जुल्म की खतावार इस भारत की सरकार भी है। और भारत की सरकार, वो नरेंद्र मोदी, जिनकी एक बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में, जिनकी कूटनीति के बारे में हम सब उनको सैल्यूट करते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि दुनिया में डंका पिट रहा है हमारे भारत और ताकत और हमारे प्रधानमंत्री को लेकर। हमारा पैदा हुआ एक देश में हमारे भाइयों के साथ वहां पर कुछ किया जा रहा है, तो हमारी आंखों में दम है, ना हमारे सीने में दम है, ना हमारे किसी ना किसी ताकत में और उस कूटनीति में दम है। नहीं तो अगर कोई शक्तिशाली देश है और जिसने दुनिया में अपना एक बड़ा मकाम बना के रखा है, उसके बगल में उसके सनातनी भाइयों के साथ इतना अन्याय हो रहा हो, तो मुझे न कहीं कहीं हमने अपनी ताकत, जिस पर हमें गर्व है, वो ताकत हमें धुंधली लग रही है। और इस सरकार की वो कूटनीति भी धुंधली लग रही है। उसके कई टेक्निकल पहलू हैं, वो विषय नहीं है, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। विपक्ष पर सवाल उठ रहा है, उससे ज्यादा सत्ता पर सवाल उठ रहा है, नरेंद्र मोदी की उस ताकत पर सवाल उठ रहा है, जिसको लेकर हम ये मान के चलते रहे हैं कि दुनिया में आज हमारा एक बड़ा भरम है और हिंदू समाज जी के जी रक्षक है हमारी सरकार, जी का हमें कहने में गर्व होता है। बिल्कुल। अब हम लास्ट सवाल लेंगे सर, दोनों से आपकी आखिरी राय लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिस तरीके से देखा कि संबल ना सही तो हासरत ही सही, कांग्रेस वहां नहीं जा पाई तो हासरत पहुंच गई, इसको लेकर क्या आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों के बीच, कांग्रेस और सपा के बीच टेंशन दिखाई देगी? क्या अभी तक तो समाजवादी पार्टी की ओर से हाथरस वाले मामले पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई टेंशन दिखाई दे सकती है? क्योंकि जो कांग्रेस है वो अपनी लकीर बड़ा करना चाहती है। जिस तरीके से ऐलान किया गया कि 18 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा, अमूमन पहले से देखने को नहीं मिलता था। ऐसा ऐसे घेराव, ये सब चीज समाजवादी पार्टी किया करती थी। गौरव, जी इसका असली जवाब तो नावेद भाई देंगे, लेकिन मैं पलट के एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि संबंध अब और क्या खराब होंगे यार। उत्तर प्रदेश में एक सीट आपने कांग्रेस को नहीं दी, कांग्रेस ने आपको हरियाणा में नहीं दी, उसके पहले महाराष्ट्र में आपको प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक आईपी सिंह जैसे आदमी को छुट्टा छोड़ दिया गया, जिसने पिछली बार राहुल गांधी को मंदबुद्धि, पागल और पता नहीं क्या क्या कहा था, पप्पू और क्या क्या कहा था। वो धड़ाधड़ उनके ट्वीट आने लगे हैं। तो और मतलब इससे ज्यादा और बदमजगी क्या होगी। अब देखिए, बार बार इसीलिए कहता हूं एक बात गौरव आपसे, कि कोई आइडियोलॉजिकल प्लेन पे साथ नहीं है ना। अगर आइडियोलॉजी एक होती तो बात अलग होती। तो मजबूरी का सौदा है। मजबूरी का सौदा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी तरह जैसे जमाने तक आप मुसलमान वोट बैंक 70 साल से बना के घूम रहे थे, तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है, एक दिन हिंदू वोट बैंक बनना था ना। जिस समय आप 70 साल से मुस्लिम वोट बैंक बना रहे थे, हिंदू वोट बैंक बनना था, बन गया तो आपको सांप्रदायिक लगता है। हकीकत तो ये है। तो अब ऐसे में आपके पास उनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि एक हो जाइए। और एक होने के लिए फिर ये देखिए, आप कितनी बार, पिछली बार भी जब राहुल सपा का और कांग्रेस का समझौता हुआ था, उसके 12 घंटे पहले तक एक दूसरे की लानत मलामत कर रहे थे। 12 घंटे। अभी भी आपने जी देख लिया, राम गोपाल यादव कहते राहुल गांधी नेता है ही कहाँ, हमने तुमको कभी नेता माना ही नहीं। तो इससे बुरा क्या होगा। तो इसको ध्यान रखिए कि बदजुबानी पे ना जाएं, बयानों पे ना जाएं। जरूरत जरूरत जो होती है ना, तो जरूरत तोड़ देती है हर चीज को, हर 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 ईगो को, हर दिक्कत को। तो ना होती कुछ मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। तो भाई आपको जरूरत है जो फिर साथ ले आएगी। इसलिए किसी कंफ्यूजन में मत रहिए कि बड़ा झगड़ा हो गया, क्या हो गया है। जरूरत पड़ेगी जी फिर साथ आ जाएंगे, नहीं पड़ेगी नहीं आएंगे। जी आखिरी सवाल नावेश शिको सर आपसे रहेगा कि कल डिंपल यादव ने बयान दिया कि हम संसद का सत्र चलाने के साथ हैं, ना ही हम अडानी के साथ हैं, ना ही हम सुरोज के साथ हैं। अडानी के मुद्दे को कांग्रेस बड़े जबरदस्त तरीके से उठा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे को नकार दिया गया, बिल्कुल नकार देगा। आखिरी जवाब इसका चाहूंगा सर आप। और नावेद जाहिर सी भाई, बात जब है ये कि दोनों में अडानी अडानी के मुद्दे पे चिल्ला रहे थे राहुल गांधी पिछली बार बाहर, तो अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट नहीं छोड़ी थी, वो अंदर संभल में भाषण दे रहे थे।
वो पहले भी अडानी जी के मुद्दे पे इनके साथ नहीं खड़े हुए। जी, हर मामले में दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। ये मजबूरी का गठबंधन भी नजर नहीं आ रहा है। अगर मजबूरी का भी गठबंधन होता तो लोकसभा जीतने के बाद कम से कम दोनों दल किसी धरना प्रदर्शन में, किसी विरोध में, किसी मुद्दे में साथ उत्तर प्रदेश की जमीन पे तो नजर आते। कतई नजर नहीं आए। दलित समाज ने आपको वोट देके लोकसभा में थोड़ी बहुत सफलता दिलाई, उसके बाद में आपने दलित समाज के लिए क्या किया? बहुत सारे मुद्दे हैं। आप 4 महीने तक आप अगर कुछ करते तो विधानसभा में के उपचुनाव में आपका इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। तो सवाल इस बात का है, आने वाले वक्त में किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस दबाव में अखिलेश यादव को लेगी और उनको दबाव में आना पड़ेगा। नहीं दबाव में आएंगे, 50% शेयर लगभग नहीं देंगे, तो आने वाला वक्त बड़ा भयावह हो सकता है। कोई ताजुब नहीं, जब कांग्रेस बिल्कुल खुल के अलग हो जाएगी तो उस वक्त समाजवादी पार्टी का कोई दम रहेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वोटों का जब बंटवारा मुस्लिम वोटों का हो जाएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो समाजवादी पार्टी में कोई ताकत नहीं बचेगी। और जब कमजोर पड़ती दिखेगी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की आखिरी कोशिश ये होगी विधानसभा चुनाव से पहले, जो शिवसेना के साथ हुई है, जो शरद पवार और सर आवाज कट रही है नावेद सर आपकी, और इस डिस्कशन को इस डिस्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकती, तब कहीं ना कहीं सपा को सफलता मिल जाए और शिवसेना और शरद पवार की पार्टी जैसा अंजाम समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में हो जाए, तब जब कांग्रेस से इनकी लड़ाई खुल के हो जाएगी तब। जी, बिल्कुल। ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमारे 2 विशिष्ट मेहमान अनुपम मिश्रा और नावेद शिकोर शामिल हुए थे। और मुद्दा ये था कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो खींचातान चल रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से, प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, सपा को बैकफुट पर धकेल रहे हैं, उधर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुद्दों के साथ बिल्कुल भी मेल-मिलाप नहीं कर रही है और बिल्कुल जो उनके मुद्दे हैं उससे विरोध में जा रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ अपने वोट के वर्चस्व के लिए लड़ाई करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको कैसी लगी ये बातचीत, हमें लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही और बातचीत के लिए। तब तक के लिए चलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।